नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मालवी एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज आप सभी लोग को एक ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जानकारी देनी है जो कि एमकॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम में, जो कि आप CUT PG के थ्रू देंगे, उसमें आप सभी लोग से यहीं से क्वेश्चन जो है ज़्यादा करके पूछे जाते हैं। टॉपिक का नाम आपको दिख गया होगा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि कैसे एक फ़र्म का डिसोल्यूशन होता है, फ़र्म में किस प्रकार से फ़र्म को बंद किया जाता है, क्या क्या मोड्स हैं, ये सारी बातों के बारे में बात करेंगे। देखिए, डोमेन का नाम मैंने ऊपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग लिखा रखा है। आप जब सिलेबस के थ्रू जाएंगे तो आपको सिर्फ अकाउंटिंग दिखेगा। वो अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। उस अकाउंटिंग में आपको नॉर्मल फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी दिखेगा, एडवांस कंपनी अकाउंट भी दिखेगा, आपके नॉर्मल कॉर्पोरेट अकाउंटिंग भी दिखेगी। ये सारी चीज़ें आपको एक ही अकाउंटिंग वाले पोर्शन में दिखेंगी। इसीलिए मैंने बाइफर्केशन रखा है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग अलग, कॉस्ट अकाउंटिंग अलग। तो इस फाइनेंशियल अकाउंटिंग का देखिए, पार्टनरशिप के बारे में आप लोग ने काफ़ी कुछ पढ़ा है। हम आज पार्टनरशिप को सीधा बंद करने की बात करेंगे कि भाई क्यों पार्टनरशिप फर्म को बंद किया जाता है, या कैसे अकाउंटिंग पार्टनरशिप फर्म में होती है डिसोल्यूशन के वक्त। इन सब के बारे में बात आज की क्लास में हम लोग करेंगे। तो जो बच्चे नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, जल्दी से आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन। क्योंकि CUT PG के मामले में मालवी एकेडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सुदृढ़ रूप से तैयारी कराता है। और पिछले 2 वर्ष, हालांकि ये तीसरा वर्ष है लेकिन एमकॉम के लिए सही रूप से दूसरा वर्ष है, पिछले 2 वर्ष से हम लोग एमकॉम में क्रांति कर रहे हैं। और इस बार भी आप सभी लोग के सपोर्ट और प्यार से क्रांति मचने वाली है। तो अभी तो आपको क्लासेस थोड़ी सी डिमिनिशिंग रेट से मिलेंगी, लेकिन डिमिनिशिंग रेट से। लेकिन जैसे जैसे ये दिसंबर का महीना, जनवरी का महीना पास आएगा, आपको जो फ्रीक्वेंसी होंगी क्लासेस की, वो रिकॉर्डेड से लाइव मिलना शुरू होगी। बहुत सारे बच्चे अभी रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे होंगे इस वीडियो को, लेकिन जल्दी ही आपको लाइव क्लासेस भी फैसिलिटी जो है वो यूट्यूब पर प्रोवाइड की जाएगी, जैसा कि हर वर्ष हम लोग करते हैं। तो आइए सर, बिना टाइम जाए किए हम टॉपिक को शुरू करते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की बात करें तो सेक्शन 39 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, 1932 एक्ट के सेक्शन 39 में इस पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन के बारे में बात किया था। डिसोल्यूशन का सख्त मत क्या होता है? भंग करना, विघटन करना। फर्म को जब बंद कर दिया, फर्म के जब ऑपरेशन को क्या नाम है कि कंटिन्यू बेसिस पर बंद कर दिया जाए। बंद कैसे होगा भाई? सारे उसके असेट्स को बेचकर, सारी लायबिलिटी का पेमेंट करके हम फर्म को क्या करते हैं? बंद कर देते हैं। अब बात उठती है कि फर्म को बंद क्यों किया जाता है? तो फर्म को बंद करने के पीछे तमाम तरह के कारण हो सकते हैं। बहुत सारे कारण फर्म को बंद करने के हो सकते हैं, वो सारे कारण पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन पहले जान लीजिए कि आप सभी लोग ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ये दोनों में अंतर क्या है सर? बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं नाम में। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं दोनों सेम है। जी, दोनों सेम नहीं है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में फर्म को बंद किया जाता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में फर्म को बंद नहीं किया जाता है। फर्म में पुराने एग्रीमेंट को ख़त्म करके एक नए एग्रीमेंट को बनाया जाता है। यहाँ पर असेट्स को रियलाइज किया जाता है, यहाँ असेट्स को रीवैल्यू किया जाता है। समझिएगा, यहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो जाते हैं, यहाँ बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज नहीं होते। इस स्थिति को डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, नॉर्मली फर्म को क्लोज करना समझते हैं। इस सिचुएशन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसका नाम होता है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप को हम रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म के नाम से भी जानते हैं सर। मतलब जब पार्टनर्स आपस में अपने रिलेशनशिप को चेंज कर दें तो उसके वजह से डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है। और जब पार्टनर आपस में रिलेशन को खत्म ही कर दें, फर्म में पार्टनर्स कहलाए ना अब, तो उस समय हम उसको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहते हैं सर। ये आपके लिए एक तरह से मैंने एक क्रिस्प दे दिया, शॉर्ट नोट टाइप का दे दिया, जो आपको भी पिछले चैप्टर्स में आप लोगों ने पार्टनरशिप में पढ़ा होगा। एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ द पार्टनर, आपका क्या नाम है, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ये सारी चीज़ें आप लोग ने पढ़ी थी। वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप था। हम लोग अब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कह रहे हैं। लिखा है ना कि डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, दोनों में डिफरेंस होता है कि फर्म के डिसोल्यूशन और पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन में बहुत फर्क है। वो फर्क मैंने आपको बताया। दूसरी बात, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होने के
ये कारण देखिए आपके सामने आएंगे। मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन, यहाँ से देखिए क्वेश्चन बनता है आपका। ये क्वेश्चन आपके लिए यहाँ से टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है कि फर्म को बंद किन कारणों की वजह से किया जाता है। क्या कुछ ऐसा कारण है? तो देखिए दो कारण हो सकते हैं, या तो कोर्ट के इंटरवेंशन से फर्म को बंद किया जाए, कोर्ट आप बीच में पड़े और कोर्ट फर्म को बंद करा दे, या बिना कोर्ट के इंटरवेंशन के फर्म को बंद किया जा सकता है। तो कोर्ट का इंटरवेंशन कब होगा या कोर्ट का इंटरवेंशन कब नहीं होगा? तो कुछ कारण ऐसे होंगे जिनमें कोर्ट का इंटरवेंशन होगा, कुछ कारण ऐसे होंगे जिसमें कोर्ट का इंटरवेंशन नहीं होगा। तो पहले हम देखेंगे कौन से ऐसे कारण हैं जहां पर कोर्ट का इंटरवेंशन होता ही नहीं, बिना उसके इंटरवेंशन के ही पार्टनर जो है फर्म को बंद करने का निर्णय लेते हैं। सबसे पहला कहो कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, आपसी सहमति से जब फर्म को बंद कर दिया जाए, कंसेंट है ऐसा। दूसरा बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। देखिए कंसेंट और एग्रीमेंट में क्या डिफरेंस है? सहमति दे दी जाए तो कंसेंट हो गया, जब ऐसा एग्रीमेंट में लिखा ही गया होगा बंद करना है। जैसे आप लोग ने पर्टिकुलर पार्टनरशिप का नाम सुना होगा। पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होती है? जब पार्टनरशिप को किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए बनाया जाए, वो काम पूरा हुआ, वो समय पूरा हुआ, पार्टनरशिप फर्म अपने आप बंद, इसको म्यूचुअल एग्रीमेंट कहते हैं। म्यूचुअली डिसाइड हो जाएगा कि ये काम करने के बाद फर्म को बंद कर दिया जाएगा। तीसरा तरीका है कंपल्सरी डिसोल्यूशन। कुछ केसेस में फर्म को कंपल्सरली बंद किया जाए। कब बंद कर दिया जाएगा? जब कोई एक पार्टनर क्या हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए। इंसॉल्वेंसी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि फर्म में पार्टनर्स की या किसी नॉर्मल इंडिविजुअल की इंसॉल्वेंसी जो है, इंसॉल्वेंसी के लिए एक्ट बनाया गया, प्रोविंशियल टाउन एक्ट और प्रेसिडेंसी टाउन एक्ट। तो प्रोविंशियल टाउन एक्ट लगे या प्रेसिडेंसी, किसी न किसी एक्ट के थ्रू वह पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया, उसके असेट्स कम है, पर्सनल असेट्स कम है, पर्सनल लायबिलिटी ज़्यादा है, तो उस केस में वो इंसॉल्वेंट घोषित हो जाएगा। दूसरा, ऑन हैपनिंग ऑफ एनी ऑफ द इवेंट ड्यू टू विच मेंटेनेंस ऑफ बिजनेस इज टू बी कंसिडर्ड एज अनलॉफुल। कोई गैर संवैधानिक काम, गैर कानूनी काम फर्म में चल रहा है तो फर्म को अनिवार्य रूप से बंद करने का आदेश मिल जाएगा। या पार्टनर्स, आदेश मिले ना मिले, पार्टनर्स को पता चल गया कि अनलॉफुल काम हो रहा है तो फर्म को जल्दी से जल्दी बिना कोर्ट के इंटरवेंशन के वो क्या हो, बंद कर दिया जाए। आगे बढ़ा जाए, ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिजेंसी इवेंट। कंटिजेंसी कुछ आकस्मिक चीज़ें भी हो जाती है फर्म में, जैसे कोई क्या है, कोई पार्टनरशिप देखा सर्टेन टाइम पीरियड फॉर विच पार्टनरशिप वाज एस्टैब्लिश्ड इन लैप्स्ड। भाई जिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड ही खत्म हो जाए, काम पूरा ना हो लेकिन टाइम पीरियड खत्म हो गया और आपने एग्रीमेंट में लिखवाया था कि इस टाइम पीरियड के बाद फर्म को बंद कर दिया जाएगा, तो उस केस में फर्म को बंद करना पड़ेगा, वो अगर टाइम बीत गया और काम भले ही पूरा ना हुआ हो। साथ ही साथ जिस पर्टिकुलर पर्पस के लिए इस्टेब्लिश किया गया था वो पूरा हो गया हो। डेथ ऑफ द पार्टनर, कोई पार्टनर की मृत्यु हो जाए, लेकिन सर आपने बोला था कि डेथ की वजह से रिकंस्टिट्यूशन होता है। अगर वो पार्टनर बहुत एक्टिव पार्टनर है, जरूरी पार्टनर है और उसकी डेथ हो जाती है, फर्म को देखने वाला वही अकेला एक पार्टनर था, तो उस केस में पार्टनरशिप फर्म को बंद करना पड़ेगा। पार्टनर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाए, देखिए यहाँ इंसॉल्वेंट डिक्लेयर अलग चीज़ था, यहाँ पर क्या है, कंपल्सरी डिसोल्यूशन में अगर वो कह देता है कि इंसॉल्वेंट है तो कोई कंपल्सरी डिसोल्यूशन है, डिक्लेयर हो जाता है तो कंटिजेंसी की वजह से भी डिसोल्यूशन हो सकता है। और सबसे आखिरी है आपका कि वॉलेंट्री इन्फॉर्मेशन राइटिंग इन नोटिस। नोटिस के थ्रू जब फर्म को बंद कर दिया जाए, कोई एक पार्टनर फर्म को नोटिस दे दे या कोई एक पार्टनर सारे पार्टनर को नोटिस दे दे कि अब फर्म को क्या किया जाए, बंद कर दिया जाए, तो उस केस में वो है आपका बाई डिसोल्यूशन बाई नोटिस हो जाएगा। तो ये सारे तरीके थे, ये सारे मोड्स थे जिनमें फर्म का डिसोल्यूशन जो है वो विदाउट द कोर्ट इंटरवेंशन होता है। अगला आता है कोर्ट का इंटरवेंशन। जब कोर्ट बोलती है कि फर्म को बंद किया जाए, कोर्ट किन किन वजहों से फर्म को बंद करने के लिए बोलेगी, तो पहला कारण होगा इंसैनिटी ऑफ पार्टनर। जब पार्टनर इंसेन हो जाए, पागल हो जाए, कोई पार्टनर, अब पागल का मतलब जो हम और आप अपनी नॉर्मल भाषा में पागल बोलते हैं वो पागल नहीं, कोर्ट के हिसाब से मेडिकल ग्राउंड्स पर पागल का मतलब अलग होता है। तो अगर कोई पार्टनर पागल हो जाता है तो फर्म को बंद कर दिया जाएगा। परमानेंट इनकैपेबल हो जाए एज अ पार्टनर परमानेंट इनकैपेबल, काम करने लायक नहीं है एज अ पार्टनरशिप फर्म में, तो उस केस में फर्म को बंद कर दिया जाएगा। मिसबिहेवियर ऑफ पार्टनर, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखिए जब कॉन्ट्रैक्ट का ही आप क्या कर से खंडन कर दें, जो भी कॉन्ट्रैक्ट में बात लिखी है आप वो उसको पूरा नहीं कर रहे हैं, उसको आप कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, उसको मान नहीं रहे हैं, तो उसको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू फर्म को डिसोल्यूशन कर दिया जाएगा फर्म का। बाय ट्रांसफर ऑफ इंटरवे पार्टनर और फर्म बिजनेस ऑफ द फर्म विल कंटिन्यूस, लगातार आपका बिजनेस लॉस में चल रहा है तो कोर्ट कहेगी कि इस बिजनेस को बहुत तरक्की की जरूरत नहीं है, इसको फर्म को बंद कर दो। या इसके अलावा कोई और ऐसा ग्राउंड
इसके अलावा कोई और ऐसा पोर्शन, ऐसा कोई और पॉइंट जिसमें कोर्ट को लगता है कि फर्म को बंद कर दिया जाए, तो उस केस में फर्म का क्या कर दिया जाएगा सर, फर्म का डिसोल्यूशन कर दिया जाएगा। ये सारे आपके मोड्स हैं, एक बार मैं हट जाता हूँ, आप एक बार देख लीजिए, ये सारे मोड्स हैं डिसोल्यूशन के, जिनकी वजह से फर्म का डिसोल्यूशन होता है सर, कोर्ट के इंटरवेंशन और बिना कोर्ट के इंटरवेंशन के सर। ठीक बात सर। आइए अब हम थोड़े से कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पर चलते हैं, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स पहले। तो देखिए पहली बात मैं आपको बता दूं कि जब भी फर्म का डिसोल्यूशन होगा उसमें एक बात तो आप ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले सारे असेट्स को बेचा जाएगा थ्रू ऑक्शन। एक ऑक्शनर आएगा, एक लिक्विडेटर आएगा, वो सारे असेट्स को क्या करेगा, बेचेगा। उस असेट्स को बेचकर जो भी पैसा उसको मिलेगा, मतलब फर्म को पास कैश जो आएगा, उस कैश का पेमेंट एक सीक्वेंस में करना होगा। ये सीक्वेंस एग्जाम में जो है वो आपसे पूछ सकता है कि अगर आपने किसी फर्म का डिसोल्यूशन करवाना चाह रहे हैं और असेट्स को बेच दिया गया, तो ये जो कैश प्रोसीड, जो रियलाइजेशन, कैश रियलाइजेशन के बाद जो आपको असेट्स मिलेगा, वो जो कैश मिलेगा आपको, वो उसका यूज़ आप किस सीक्वेंस में करेंगे, तो इसके बारे में बात ध्यान रखिएगा। सेक्शन 48 में जो है वो डिफाइंड है। सेक्शन 48 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, आपके सेटलमेंट ऑफ अकाउंट के बारे में बात किया गया है, जिसमें आप किस प्रकार से असेट्स को बेचकर जो कैश प्रोसीड होता है उस लायबिलिटी का पेमेंट कैसे करेंगे। तो सीक्वेंस याद कर लीजिए। सबसे पहले आप आउटसाइड लायबिलिटी या एक्सटर्नल लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप आउटसाइड लायबिलिटी या एक्सटर्नल लायबिलिटी का पे करेंगे। जैसे हम कहें आउटसाइड या एक्सटर्नल लायबिलिटी का मतलब जैसे आपके क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सारे आपके लिए क्या है, ये आपके लिए बैंक लोन, ये सब सारी आउटसाइड लायबिलिटी। स्पाउस लोन, अभी स्पाउस लोन क्या होता है मैं बताऊंगा आपको। ये सारी चीज़ें एक्सटर्नल लायबिलिटी में आ गई। दूसरा, इसके बाद आप पार्टनर के लोन का पेमेंट करेंगे। ये पार्टनर का लोन कौन सा है सर, पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दिया है तो फर्म के लिए लायबिलिटी होगी। तो आउटसाइड लायबिलिटी को पे करने के बाद पैसा बचता है तो पार्टनर के लोन के पेमेंट होगा। पार्टनर के लोन के बाद पार्टनर के कैपिटल का पेमेंट होगा। पार्टनर्स के किसका सर, पार्टनर्स के कैपिटल का पेमेंट होगा। और सबसे आखिरी में जो रेसिड्यू बच जाएगा, जो शेष राशि बचेगी, वो आपका किस रेशियो में बढ़ जाएगा, पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये चार बातें बहुत ध्यान समझिएगा। असेट्स को बेचा जाएगा, असेट्स को बेचकर आउटसाइड लायबिलिटी या एक्सटर्नल लायबिलिटी का पेमेंट होगा। दूसरे नंबर पे पार्टनर के लोन का पेमेंट होगा। तीसरे नंबर पे पार्टनर्स के कैपिटल का पेमेंट होगा, जो पूंजियाँ उन्होंने लगाई है फर्म में उसको भी तो वापस करना पड़ेगा। और चौथे नंबर पे जो शेष राशि बचेगी वो पार्टनर्स जो है वो आपस में क्या करेंगे, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे जो पैसा बचेगा सर। ये सीक्वेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म से पूछता है सर। एक और बात सर, अब इसको पढ़ने से पहले मैं एक चीज़ और बता दूं आपको। फर्म डेप्ट वर्सेस प्राइवेट डेप्ट, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में ये बात भी आप लोग को ध्यान रखनी पड़ेगी कि फर्म डेप्ट क्या होता है और प्राइवेट डेप्ट क्या होता है, उसका पेमेंट कैसे होता है। देखिए डेप्ट का मतलब होता है लायबिलिटी, समझ लीजिए पहले। डेप्ट का मतलब होता है लायबिलिटी, मतलब फर्म की लायबिलिटी और पार्टनर की लायबिलिटी का मतलब समझते होंगे आप लोग बहुत अच्छे से। फर्म की लायबिलिटी का मतलब क्या है कि फर्म के नाम पर जो बोरोइंग्स हैं, जो आपके डेप्ट शो हो रही हैं बैलेंस, फर्म के बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, वो फर्म डेप्ट होते हैं। और पार्टनर के अपने प्राइवेट पर्सनल लायबिलिटीज जो है वो प्राइवेट डेप्ट कहलाते हैं। तो जब भी फर्म का डिसोल्यूशन होगा तो ध्यान रखिएगा, फर्म के लायबिलिटी या फर्म के डेप्ट का पेमेंट सबसे पहले फर्म के असेट से होगा। सबसे पहले आप फर्म के डेप्ट का पेमेंट फर्म के असेट से करेंगी। उसके बाद अगर कोई पैसा ज़रूरत पड़ता है, भाई फर्म का डेप्ट बहुत ज़्यादा हो गया, फर्म का असेट्स पर्याप्त नहीं है, तो फर्म के डेप्ट को पेमेंट करने के लिए पैसे की आवश्यकता बढ़ेगी, तो पार्टनर्स अपने प्राइवेट या पर्सनल असेट्स यूज़ करेंगे, प्राइवेट या पर्सनल असेट्स यूज़ करेंगे उस फर्म के डेप्ट का पेमेंट करने के लिए। ये बात आप लोग याद रखिएगा, ये बात आप लोग जो है याद रखिएगा कि अगर सर फर्म का डेप्ट जो है ज़्यादा, फर्म का असेट पर्याप्त नहीं है फर्म के डेप्ट को पे करने के लिए, तो पार्टनर अपने प्राइवेट या पर्सनल असेट्स का यूज़ करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, कोई बता सकता है?
कोई बता सकता है सर ऐसा क्यों करेंगे? सर मुझे पता है ऐसा इसका आंसर कि सर अगर ऐसा कुछ हो रहा है जहां पर पार्टनर अपने पर्सनल एसेट का प्रयोग करेंगे, और ये तो पुरानी रीत है, किस फीचर की वजह से? अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर, अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर। पार्टनर की अनलिमिटेड लायबिलिटी जो है वही एक कारण होता है जिसकी वजह से फर्म के असेट्स पर्याप्त नहीं होते हैं तो पार्टनर अपने पर्सनल असेट्स का प्रयोग करते हैं फर्म का डेप्ट पे करने के लिए। तो सीक्वेंस याद करिएगा, फर्म के डेप्ट के लिए सबसे पहले फर्म का असेट्स यूज होगा, बाद में पार्टनर का अपना पर्सनल असेट्स यूज होगा। प्राइवेट डेप्ट की बात करें तो प्राइवेट डेप्ट को पेमेंट करने के लिए सबसे पहले प्राइवेट असेट्स का यूज किया जाएगा, प्राइवेट असेट्स या पर्सनल असेट्स का प्रयोग किया जाएगा, और फिर अगर जरूरत पड़ती है तो हम फर्म का असेट्स यूज करेंगे। प्राइवेट डेप्ट तो अलग ही चीज़ है, वो तो इंसॉल्वेंट होने वाली बात है। मैं फर्म का डेप्ट पहले बताना चाह रहा था कि फर्म के लायबिलिटी का पेमेंट फर्म के असेट्स से होगा, फिर जरूरत पड़ेगी तो पार्टनर अपने पर्सनल असेट्स को लाएंगे। तो ये चीज़, दो बातें जो है वो थोड़ा आप लोग प्राइवेट डेप्ट और फर्म डेप्ट के बारे में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के वक्त समझिएगा। मैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की बात कर लूँ, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात कर लूँ। 4 तरह के अकाउंट जो है वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के वक्त बनते हैं। एक अकाउंट का नाम है रियलाइजेशन अकाउंट, एक का नाम है पार्टनर्स लोन अकाउंट, एक का नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और एक का नाम है आपका बैंक या कैश अकाउंट। ये क्या है आपके? ये 4 अकाउंट जो है वो आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर में इन चारों अकाउंट को अच्छी तरीके से पढ़ना है। इसकी एंट्री याद कर समझनी है आपको, याद करिए, रटिए, समझिए, वो भी है। और यही सारी चीज़ें, इन अकाउंट के थ्रू कैसे सेटलमेंट होता है, सारी बातें हम लोग को समझनी है। आपको जो यहाँ पर अभी थ्योरेटिकल पोर्शन दिख रहा है, ये रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में बात किया जा रहा है सर। ये जो बात आपको यहाँ पर की जा रही है, इसको आप अगर आप पढ़ोगे, मैं आपको पढ़ने, देखिए मैं पीपीटी का बहुत प्रयोग अधिकांश नहीं करना चाहता हूँ, थ्योरेटिकल चीज़ के लिए कर लेता हूँ, लेकिन ये सारी बातें मैं आपको अभी थ्रू अकाउंट बनाकर, एक अकाउंट का प्रोफार्मा बनाऊंगा मैं रियलाइजेशन अकाउंट का, उस अकाउंट के प्रोफार्मा की हेल्प से आपको पूरा रियलाइजेशन अकाउंट एंट्री के साथ जो है आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे। तो आइए सर, किसका इंतज़ार करते हैं, बिना इंतज़ार किए हम लोग आज टॉपिक को सर शुरू करते हैं सर। आइए, अकाउंट का लाइन आप खींच लेंगे। लाइन खींचना सभी लोग को आता है, एकदम अच्छे से आता है सर लाइन खींचना। आप लोग ने काफ़ी अकाउंट बनाया होगा तो लाइन खींचा होगा। हमारी बहुत सीधी लाइन आप लोग को नहीं दिखी होगी, लेकिन कोई बात नहीं, बेइज्जती मत कीजिए, जैसा भी है समझाने लायक तो दिख रहा है आपका। पर्टिकुलर्स जानते होंगे, ये डेबिट साइड होता है, ये पर्टिकुलर्स का एक कॉलम, एक रुपीज़ का, ये पर्टिकुलर्स का एक कॉलम, और एक आपका ये क्रेडिट साइड होता है आपका। यही कुछ अकाउंट का आपका प्रोफार्मा होता है जो कि नॉर्मली बनाते हैं। मैं पहले अकाउंट के नेचर के बारे में बात कर लूँ। ये रियलाइजेशन अकाउंट जो होता है वो एक प्रकार का, पहले तो जान लीजिए, एक नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट आप लोग को पता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। डेबिट साइड पे सभी तरह के एक्सपेंसेस और लॉसेस लिखे जाते हैं, क्रेडिट साइड पर इनकम और गेन लिखा जाता है। मैं इसके बारे में तो आप खूब जानते होंगे सर, खूब अपने बचपन में खूब सारी पढ़ाई आपने की होगी। रियलाइजेशन अकाउंट के देखिए, जो बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट को, तो रियलाइजेशन अकाउंट को बनाने के लिए आपको कुछ बातें ध्यान रखनी होगी कि ये अकाउंट जो है वो आपको बैलेंस शीट की हेल्प से पहले बनाना पड़ेगा। अरे सर आप मजाक कर रहे हैं? बैलेंस शीट में कहाँ पर एक्सपेंसेस और इनकम लिखे जाते हैं? बैलेंस शीट में कहाँ पर एक्सपेंसेस और इनकम लिखे जाते हैं सर? आपके तो पीएल अकाउंट में लिखा है, लेकिन इस अकाउंट में आप एक बात ध्यान रखेंगे कि आप सबसे पहले जो भी आपके असेट्स होंगे और लायबिलिटीज होंगी, आपको इस अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा। जब तक आप असेट्स और लायबिलिटीज को इस अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते हो, तब तक आप इस अकाउंट से प्रॉफिट या लॉस नहीं निकाल पाओगे। ऐसा क्यों होता है आप सोचिए, दिमाग को लगाइए। आपको मैंने कुछ देर पहले बात बताया कि एक ऑक्शनर अपॉइंट होता है, एक लिक्विडेटर अपॉइंट होता है जो सारे असेट्स को बेचेगा। तो आपको ये अकाउंट बनाता कौन है? अकाउंटेंट नहीं बनाता, लिक्विडेटर बनाता है। पहले तो वो ऑक्शनर बनाएगा ये अकाउंट। वो ऑक्शनर क्या करेगा, जितने भी तरह के आपके असेट्स लायबिलिटी होंगी सबको इकट्ठा करेगा। पहले बोलेगा अच्छा इतने रुपए का असेट लायबिलिटी है, तो कहाँ से इकट्ठा करेगा? बैलेंस शीट से इकट्ठा करेगा। तो यही कारण है इस अकाउंट में हमें सबसे पहले असेट और लायबिलिटी को ट्रांसफर करना होगा।
दूसरा अकाउंटिंग भाषा में मतलब समझिए, ट्रांसफर तो आपने कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ट्रांसफर? उस अकाउंट को बंद करने के लिए। अरे भाई आप फर्म बंद करने जा रहे हो, तुम्हारे पास कोई भी लेजर का बैलेंस नहीं होना चाहिए। जब भी आप कुछ फर्म बंद करोगे तो जो भी लेजर्स आपने ओपन किए होंगे, जो भी अकाउंट आपने ओपन किए होंगे, लैंड अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, प्लांट अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, इन सभी अकाउंट को तो बंद करना पड़ेगा आपको ना। तो यही कारण है कि हम सारे असेट्स और लाइबिलिटीज़ को यहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, जिससे उसका अकाउंट क्लोज हो जाए और सारे असेट्स एक लाइबिलिटी एक जगह पर इकट्ठा हमारे फर्म में क्या हो जाए, आ जाए। तो आइए सर, सबसे पहले हम बात करते हैं ये कौन कौन से असेट। देखिए तो आप, अगर मैं आपके हिसाब से अगर देखूं, इस तरह से आप वीडियो देख रहे हैं, तो हमारा बैलेंस शीट कुछ इस प्रकार से बनता है, जिसके लेफ्ट साइड पर असेट्स होता है, राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे लाइबिलिटी होती है, राइट साइड पर असेट होता है। जैसा कि मैं कह रहा हूँ, मुझे लगता है सही कह रहा हूँ जी, इधर लाइबिलिटी होता है, इधर असेट्स होता है। आप जब भी रिलेशन अकाउंट बनाएंगे, क्रॉस फॉर्म में असेट लाइबिलिटी को ट्रांसफर करेंगे। क्रॉस फॉर्म में जो है वो असेट और लाइबिलिटी को क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। तो सर असेट्स मतलब रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाता है, और जो लाइबिलिटी होगी वो रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा। आइए सर रिकॉर्ड करते हैं। सारे असेट्स को ट्रांसफर करेंगे तो लिखेंगे टू ऑल असेट्स। मैं ऑल असेट लिख रहा हूं, आप ऑल असेट मत लिखिएगा, आप असेट्स के नाम लिख सकते हैं। मैंने आपको समझाने के लिए, असेट तो हजारों लाखों असेट्स हो सकते हैं, किसका किसका नाम लिखोगे आप? तो इसीलिए ऑल असेट्स मैंने दिखा दिया, लेकिन कुछ तरह के असेट को छोड़कर, एक्सेप्ट कुछ तरह के असेट्स को छोड़कर, एक्सेप्ट कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, इसके अलावा आपका डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये सभी तरह के असेट्स को छोड़कर। क्यों छोड़ रहे हैं? रीजन है सर इसका, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि इनका अलग से कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट बनेगा। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस, इसको क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि ये एक्यूमुलेटेड लॉस होता है, और एक्यूमुलेटेड लॉस जो है वो पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, आपस में बांट लेते हैं, तो वो कोई असेट नहीं होता। इसीलिए उनको हम एक फिक्टिशियस, एक कृत्रिम संपत्ति, एक फिक्टिशियस असेट मानकर क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में दिखा देते हैं। इसीलिए इन तरह के असेट्स को हम रिकॉर्ड नहीं। गुडविल रिकॉर्ड होगा, गुडविल जाएगा। जो बच्चे बोलते हैं गुडविल नहीं जाएगा, गुडविल राइट ऑफ कर देंगे, गलत बोलते हैं। गुडविल को आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे सर, आगे आएगा हम सर लाइबिलिटी में क्या क्या ट्रांसफर होगा। ध्यान दीजिएगा, लाइबिलिटी में सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल या आउटसाइड लाइबिलिटीज जाएंगी। इस पर बात करते हैं थोड़ा सा। एक्सटर्नल और आउटसाइड लाइबिलिटी ट्रांसफर होंगी, जैसे क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक लोन, लोन फ्रॉम आउटसाइडर्स। ठीक है सर, पार्टनर लोन ना, पार्टनर लोन आउटसाइड लाइबिलिटी नहीं होती है। हाँ, पार्टनर्स स्पाउस लोन, ये इंपॉर्टेंट है। पार्टनर के हस्बैंड या पार्टनर की वाइफ ने फर्म को लोन दे दिया, तो वो तो पार्टनर के हस्बैंड वाइफ है ना, फर्म का थोड़ी ना है। फर्म के लिए वो क्या होगा, एक्सटर्नल लाइबिलिटी होगा। अगर किसी पार्टनर के स्पाउस ने, हस्बैंड वाइफ रिलेटिव किसी ने भी फर्म को लोन दिया है, तो आप उसको एक एक्सटर्नल लाइबिलिटी के रूप में मानेंगे और रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर लेंगे। बाई, मान लीजिए ए और बी पार्टनर है, ए की वाइफ ने फर्म को लोन दिया, तो बाई एज वाइफ लोन ऐसे लिखेंगे आप। बी के हस्बैंड ने फर्म को लोन दे दिया, तो बाई बीज हस्बैंड लोन ऐसे लिखेंगे आप। अच्छा, ए ने लोन दिया होगा, बी ने लोन, ए और बी तो पार्टनर है, पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दिया तो अलग से पार्टनर का लोन अकाउंट बनेगा। इसके अलावा और क्या चीज़ें लिखी जाएंगी? इसके अलावा देखिए कुछ और बातें समझ लीजिए। इसके अलावा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इफ एनी क्लेम, देखिए मैं ब्रैकेट में एक बात लिख ले रहा हूँ, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को भी आप ट्रांसफर करेंगे, लेकिन उतने तक का ही रिजर्व ट्रांसफर करेंगे जितने तक का क्लेम आया है। जैसे सर 1000 रुपए का रिजर्व था और 500 रुपए का क्लेम आ गया, तो 500 तक का रिजर्व यहाँ ट्रांसफर करेंगे। 1000 रुपए का रिजर्व था, 800 का क्लेम आ गया, तो 800 तक का रिजर्व ट्रांसफर करेंगे। 1000 रुपए का रिजर्व था, क्लेम 1000 रुपए का आ गया, 1000 रुपए का पूरा रिजर्व ट्रांसफर कर देंगे। 1000 रुपए का रिजर्व था, 1200 का क्लेम आ गया, तो 1000 रुपए का रिजर्व ट्रांसफर करेंगे, और जो 1200 रुपए का पेमेंट होगा वो इधर करेंगे। हालांकि देखो,
1000 रुपये का रिजर्व है, 1000 रुपये से कम या 1000 रुपये से बराबर का, 1000 रुपये से तक के ज़्यादा का, जितने का भी क्लेम आएगा, क्लेम का पेमेंट तो बाद में हम इधर करेंगे ही, लेकिन हमें उतने तक का WCR ट्रांसफर करना होगा जितने तक का क्लेम आ जाए। अगर रिजर्व से ज़्यादा क्लेम आ जाए तो पूरा रिजर्व ट्रांसफर करना पड़ेगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, 1000 रुपये का रिजर्व है, 1200 का क्लेम आ गया तो पूरा रिजर्व यहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा। इसके अलावा WCR के बाद आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ट्रांसफर करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा सर? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, इसमें कोई ऐसा दिमाग नहीं लगाना है, पूरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आंख मूंद कर बंद करके ट्रांसफर करना है। इसके अलावा प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट, आप लोग बनाते हो डेटर पर प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट, वो भी ट्रांसफर होगा। लेकिन सर हम तो ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुके हैं डेटर को इधर, असेट को देखो 80,000 रुपये के मान लो रिजर्व डेटर थे, 80,000 में 4,000 रुपये तुम लगा लेते हो प्रोविजन, तो बचता है 76,000। तो ध्यान रखिएगा जब आप डेटर को ट्रांसफर करेंगे डेबिट साइड पर तो 80,000 ट्रांसफर करेंगे और 4,000 रुपये का प्रोविजन इधर ट्रांसफर करेंगे। सर किस मैं चाहता हूँ 76 का ट्रांसफर करना, गलत हो जाएगा। आप ध्यान रखिएगा डेटर की ग्रॉस वैल्यू पर प्रोविजन काटने से पहले के जो डेटर्स होते हैं वो इधर लिखे जाएंगे और जितने का प्रोविजन होगा वो इधर लिखा जाएगा, जैसा कि मैंने नाम लिखा है। और इसके अलावा कुछ एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड वगैरह जो है, जो भी होगा वो कंटीजेंसी रिजर्व वगैरह होगा, वो इधर जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा। इतनी चीज़ें आपकी लायबिलिटी के तौर पर ट्रांसफर होंगी। सर पार्टनर कैपिटल उसका तो अलग अकाउंट बनेगा, पार्टनर लोन उसका अलग अकाउंट बनेगा, तो सारी चीज़ें ट्रांसफर आपकी हो गई। आपकी ये आपकी चीज़ें हो गई। इसके बाद हम बात करेंगे सर, तो इसके बाद आपका आता है, अब इसकी एंट्री सीख लीजिए, इसको अभी साथ साथ एंट्री भी सीखते हुए चलें, क्योंकि हम ज़्यादा लेट कर देंगे तो फिर एक साथ एंट्री बताएंगे, पागल हो जाएंगे आप लोग। अब इसकी एंट्री अगर आप देखोगे तो इसकी एंट्री हो गई रियलाइजेशन अकाउंट किस साइड लिखा गया है? सर रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड पर लिखा गया है। जब इसकी एंट्री बनेगी बाबू तो बनेगी रियलाइजेशन डेबिट और टू उस असेट का नाम, रियलाइजेशन डेबिट टू उस असेट का नाम, जो भी असेट आपने ट्रांसफर किया है। इसी तरह इन सबको देखेंगे आप, इसकी एंट्री बनाएंगे तो इन सबको आप डेबिट कर देंगे टू रियलाइजेशन, इन सबको आप डेबिट कर देंगे टू रियलाइजेशन। बन गया एंट्री। एंट्री कितना आसान है कि भाई इन सबको रियलाइजेशन आपने क्रेडिट साइड में लिखा गया है तो रियलाइजेशन तो क्रेडिट होगा और ये सारे आइटम जो भी आपने लिखे हैं उसको डेबिट कर दीजिएगा। एंट्री बन गई। देखिए ट्रांसफर करने की एंट्री हमने जो है वो बना दिया। ये लाइन आप मत खींचिएगा, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ट्रांसफर वाला काम हमने कर दिया, हमने सारे अकाउंट जो है वो क्लोज कर दिए, असेट से अकाउंट क्लोज कर दिए, लायबिलिटी का अकाउंट जो है वो क्लोज कर दिया। अब आगे क्या, आगे देखते हैं। अब आपको जैसा कि मैंने बताया असेट्स बिकेंगे, लायबिलिटी का पेमेंट होगा। असेट्स को बेचा जाएगा, लायबिलिटी का पेमेंट होगा। सर आइए बेचा जाए। असेट्स को आप ध्यान रखिएगा रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे बेचेंगे, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है। असेट्स को बेचने पर गेन होगा, इनकम होगा, तो आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और लायबिलिटी को पे करने में एक्सपेंस होगा, लॉस होगा, तो डेबिट साइड में लिखा जाएगा। ठीक, तो उस केस में असेट्स को आप क्रेडिट साइड में बेचेंगे। अगर असेट्स को आपने मार्केट में बेच दिया तो बाई बैंक अकाउंट लिखा जाएगा। बाई बैंक अकाउंट, उस असेट का नाम नहीं लिखेंगे आप कोई भी असेट का नाम, कोई भी लायबिलिटी का नाम जो आपने यहाँ लिख दिया, अब वो दोबारा कभी नहीं लिया जाएगा। उसके प्रारूप में रियलाइजेशन अकाउंट का नाम आप लेंगे। अब आप उस असेट का नाम नहीं ले सकते, इसीलिए आपने बाई बैंक लिखा है। उस असेट को बेच के, हाँ अगर आपको लगता है कि बहुत सारे असेट बिके हैं तो बाई बैंक के आगे ब्रैकेट में उस असेट का नाम लिख दीजिएगा, लेकिन बाई के आगे नाम मत लिखिएगा। बाई बैंक फिर ब्रैकेट में लिखेगा कि इस असेट को इतने रुपए में बेचा गया, तो बाई बैंक हो गया। अगर असेट्स मार्केट में किसी थर्ड पार्टी को बिका है, कभी कभी क्या होता है रियलाइजेशन के वक्त असेट्स जो है वो थर्ड पार्टी न ले जाकर कोई पार्टनर ले जाता है। फर्म को बोलता है कि देखो यार मुझे ऐसा करो, ये एसेट दे दो, मैं अपना बाद में बेच लूँगा, कोई दिक्कत हो हमारे कैपिटल से पैसा काट लेना। तो फर्म बोलती है ठीक है। तो अगर फर्म के असेट्स को पार्टनर ले जाता है, पार्टनर टेक ओवर करता है, तो यहाँ आप लिखेंगे बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को यहाँ पर आप क्या करोगे, डेबिट कर दोगे। इस अकाउंट में तो क्रेडिट किए हो, लेकिन एक्चुअली में पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। ठीक है। तो अगर नॉर्मल पार्टी को बेचे हो, थर्ड पार्टी को बेचे हो असेट, तो बाई बैंक, कोई पार्टनर ले गया तो बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये देखिए असेट्स बिक के तैयार हो गया हमारा। अब हम देखिए बंद नहीं करें, आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं। ठीक,
अब अगर आपने किसी लाइबिलिटी को पे करेंगे, राइट सी बात है, लाइबिलिटी जो आपने एक्सटर्नल लाइबिलिटी यहाँ लिखी हुई है, ये ईपीएफ लिखा है, इन सब का ये WCR पर रिजर्व वगैरह लिखा है, इन सब का भी तो पेमेंट करना पड़ेगा। तो अगर इन सब का पेमेंट फर्म करती है तो टू बैंक अकाउंट लिखेंगे, बहुत ध्यान से बात समझिएगा। इन सब का पेमेंट अगर फर्म करेगी तो टू बैंक अकाउंट लिखेंगे। लेकिन अगर फर्म के बिहाफ पे कोई पार्टनर पे कर दिया कि लाओ फर्म के बिहाफ पे ये पार्टनर पे कर देता, तो लिखेंगे आप टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे आप? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है सर। टू बैंक, अगर फर्म ने पे किया उस लाइबिलिटी का पेमेंट, ब्रैकेट में उस लाइबिलिटी का नाम लिख दीजिएगा, और अगर किसी पार्टनर ने पे किया तो टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है सर। हाँ, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के बारे में बात कर लें। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस क्या होता है पता है आप लोग को, कि डिसोल्यूशन करते वक्त जो तमाम तरह के ऑक्शनर के खर्च होते हैं, कमीशन होता है और कुछ लीगल चार्जेस वगैरह होते हैं, इन सब के लिए जो पेमेंट किया जाता है, जिस एक्सपेंसेस का पेमेंट करते हैं उसको रियलाइजेशन एक्सपेंसेस और डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस कहते हैं। अब इन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट अगर फर्म की होगी तो टू बैंक कर देंगे, फर्म के यहाँ पे पार्टनर किया होगा तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नाम दें। से ए बी दो पार्टनर है, ए ने फर्म के बिहाफ पे क्या किया है, बिल पेबल का पेमेंट कर दिया, तो टू एस कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में बिल्स पेबल डाल देंगे आप। लाइबिलिटी का पेमेंट कर दिया पार्टनर ने फर्म के बिहाफ पे, तो ये आपके लिए क्या हो गया, ये एंट्री आपकी बनके तैयार हो गई जो आपको मिल ली। जो आपने क्या किया है, कर दिया है। आइए इसकी एंट्री देख लेते हैं। इसकी एंट्री देख लेते हैं सर, थोड़ा रुकिए, थोड़ा सा इसको इधर कर लूँ, मुझे क्या उधर ज़्यादा जगह है। ओहो, आइए सर इसकी एंट्री देख लेते हैं। एंट्री अगर आप देखोगे तो सर ये, अगर आप देखिए इधर, अगर मैं पहले असेट बेच देता हूँ, असेट्स को बेचेंगे आप, असेट्स को बेचने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। लेकिन अगर असेट्स को पार्टनर ले गए हैं तो उस पार्टनर कैपिटल को आप क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे टू रियलाइजेशन। मैंने बैंक और पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट लगाया, दोनों में से कोई एक जो भी किया। भाई अगर नॉर्मल थर्ड पार्टी को आपने बेचा होगा तो बैंक डेबिट करेंगे, अगर पार्टनर ले गया होगा वो असेट तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन कर देंगे। इधर आ जाइए आप, अगर नॉर्मली पार्टनर ने फर्म ने पे किया है उस एक्सपेंसेस को तो एंट्री होगी रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक। फर्म ने अगर पे किया है, और अगर पार्टनर ने पे किया है तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर कैपिटल की जगह पे करंट शब्द यूज करते हैं जहां पर आपने पार्टनर कैपिटल, हाँ कर सकते हैं अगर फिक्स कैपिटल मेथड होगा तब। अगर फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो हो रहा है, जहां जहां कैपिटल शब्द आया वहां करंट अकाउंट शब्द भी आप कर सकते हैं। ये आपके लिए क्या हो गया सर, देखिए ट्रांसफर कर लिया, असेट लायबिलिटी का हमने रियलाइजेशन भी कर दिया, खत्म कर दिया। अंत में आप क्या काम करेंगे, अंत में अब आपके सामने आने वाला है प्रॉफिट या लॉस, क्योंकि ये एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का ये नियम है कि अंत में जो बैलेंसिंग फिगर होता है वो या तो प्रॉफिट आता है या तो लॉस आता है। तो अब उसी की बात है सर, उसी की बात है। आप अंत में क्या करेंगे, दोनों साइड को आप मिलान करेंगे, दोनों साइड का टोटल लगाएंगे आप। जो साइड बड़ा होगा, जैसे क्रेडिट साइड बड़ा है, डेबिट साइड छोटा है, तो क्या आएगा आपका प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। क्या आएगा आपका प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। और अगर डेबिट साइड बड़ा है, क्रेडिट साइड छोटा है, तो लॉस ऑन रियलाइजेशन आएगा। देखिए दोनों में से कोई एक आएगा तो लॉस या तो प्रॉफिट। मैं मान रहा हूँ कि प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन आया होगा। और इस प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन की एंट्री अगर कोई आपसे पूछ लिया तो प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन पार्टनर के बीच में बांट दिया जाएगा। बांटा जाएगा तो एंट्री होगी रियलाइजेशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। सारे पार्टनर के बीच में ध्यान रखिएगा, ये रियलाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा, ये सारे पार्टनर्स के बीच में जो है वो बांटा जाएगा। टू रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा आप उसको बांट दोगे। अगर लॉस ऑन रियलाइजेशन आ गया, लॉस के में एंट्री क्या होगी, लॉस के समय एंट्री रिवर्स हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। लॉस के समय एंट्री रिवर्स हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ये आप क्या करेंगे, एंट्री पास कर लेंगे, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू, और जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उसमें लॉस प्रॉफिट को आप बांट लेंगे। ध्यान रखिएगा प्रॉफिट लॉस सभी पार्टनर के बीच में बटेगा। यहाँ मैंने जो पार्टनर कैपिटल शब्द लिखा है ये उस रिस्पेक्टिव पार्टनर के बारे में बात कर रहे हैं जिसने फर्म के बिहाफ पे कोई एसेट लिया है या फर्म के बिहाफ पे किसी लायबिलिटी का पेमेंट किया है। मैं उस पार्टनर की बात कर रहा था। यहाँ पर सारे पार्टनर, यहाँ ऑल लिख लो यार, तुम लोग गधे हो, तुम लोग कंफ्यूज होगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये आपका पूरा रियलाइजेशन अकाउंट का प्रोफार्मा एंट्री के साथ प्रोफार्मा। इसी तरह हम तीनों अकाउंट जो बचे हुए अकाउंट है उन सबको हम एक एक करके देखेंगे। पॉज करके आप उतार सकते हैं चीज़ों को,
पॉज करके आप उतार सकते हैं चीज़ों को। उतार लिया होगा जी, बिल्कुल से उतार लिया होगा। 1 मिनट समय दिए, मैं पानी थोड़ा पी लूँ। देखो बाबू, ऐसे ही टॉपिक्स में पढ़ाता हूँ और ऐसी तरीके से तैयारी जो है मालवी एकेडमी अपने बच्चों को कराती है। आप पास्ट ईयर्स की वीडियो होंगे ना, देख लीजिए, जाकर देख लीजिए। बच्चों ने इतना प्यार दिया है और बच्चों का रिजल्ट है सबसे पहली बात। PHU दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे हमारे पहुँचे हैं, वो जो है वो तैयारी के से ही वो चीज़ उनको मिली है। हमारे क्लासेस जो हैं रेगुलर बेसिस पे आपको मिलते रहेंगे। रेगुलर बेसिस पे अगर आप रेगुलर कोर्स में हैं, हमारे CUT PG वाले कोर्स में हैं, तो आपको तो आप रेगुलर क्लास, रेगुलर टेस्ट सब मिलता रहेगा। यूट्यूब वाले बेस से अगर आप भाई किसी संसाधनों से वंचित हैं, संसाधन आपके पास उतने नहीं हैं, तो यूट्यूब से भी आप पढ़ाई तैयारी कर सकते हैं। तो यूट्यूब पर भी हम कोई कसर छोड़ते नहीं हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लासेस यूट्यूब पर चलाई जाती है और अपनी तैयारी आप यूट्यूब से भी बढ़िया कर सकते हैं। ठीक है सर, आइए अब हम अगले अकाउंट में बनते हैं। अगले अकाउंट का नाम आपको दिखेगा पार्टनर्स लोन अकाउंट। देखिए, अब अगर आप ध्यान देंगे, मैंने जो आपको सीक्वेंस बताया था कि एसेट बेच के सबसे पहले आउटसाइड लायबिलिटी का पेमेंट देखिए आपने कर दिया रियलाइजेशन अकाउंट में, अब पार्टनर लोन का पेमेंट करेंगे। तो यही कारण है रियलाइजेशन के बाद आप जो अकाउंट बनाते हैं उसका नाम होता है पार्टनर्स लोन अकाउंट। ये कौन सा लोन है? अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उसके लिए हमें पार्टनर लोन अकाउंट बनाना पड़ेगा। वही डेबिट, वही क्रेडिट, वही पर्टिकुलर, वही अमाउंट, समझ लीजिएगा इसको। आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे। देखिए, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो फर्म के लिए एक लायबिलिटी होती है, इसीलिए पार्टनर लोन अकाउंट के क्रेडिट साइड से शुरुआत होगा। बाई बैलेंस BD, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आपको उस पार्टनर का लोन दिख जाएगा। बाई बैलेंस BD करके वो अमाउंट लिख देंगे, आप लोग ट्रांसफर करेंगे वो अमाउंट को, और अंत में उस अमाउंट का, उस लोन का आप पेमेंट टू बैंक करके करेंगे। टू बैंक करके आप क्या करेंगे? सर एक और बताइए, कभी इस लोन के बदले में, कैश के बदले में हम किसी असेट से पेमेंट कर रहे हैं तो टू रियलाइजेशन आ जाएगा उस केस में। जैसे होता है ना, पार्टनर ने लोन के बदले में जो लोन उसको आप मिलने था, वो बोला कि मुझे कोई असेट दे दो, लोन का पेमेंट मत करो। फर्म से बोलता है वो पार्टनर की हमको लोन का पेमेंट कैश में मत करो, हमको कोई असेट दे दो, तो आप यहाँ पर टू रियलाइजेशन लिख देंगे, उस असेट से उसका पेमेंट कर देंगे। और रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर बाई पार्टनर लोन लिख देंगे। वो एक एक्सेप्शनल केस है, कभी कभी ऐसा होता है। अंत में आप क्या करेंगे, इसका मिलान कर देंगे, आपका अकाउंट खत्म हो गया। पार्टनर लोन का अकाउंट जो है वो हो गया। कोई एंट्री आपसे पूछा, कोई अगर आपसे एंट्री पूछ लिया तो एंट्री क्या होगी सर? एंट्री होगी पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, हो गया एंट्री, हो गया एंट्री सर। पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पार्टनर लोन अकाउंट भी क्रिएट हो गया आपका। अगर असेट देके करते तो पार्टनर लोन डेबिट टू रियलाइजेशन हो जाता आपका। ठीक, आइए अब अगले अकाउंट को बनाते हैं। अगले अकाउंट का नाम आपको दिखेगा, अगले अकाउंट के नाम का दिखेगा आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मान लेते हैं दो पार्टनर हैं A और B, ऐसे करके बनाएंगे तो आपको समझ में भी आएगा। पार्टनर्स कैपिटल। अच्छा, एक और चीज आपसे पूछा गया कि बताइए सर, पार्टनर लोन अकाउंट किस अकाउंट से क्लोज किया जाता है? कोई पूछा कि ये पार्टनर लोन अकाउंट किस अकाउंट से क्लोज किया जाता है, बंद किया जाता है? बैंक अकाउंट से। ध्यान दीजिएगा, बैंक अकाउंट से पार्टनर का लोन अकाउंट नॉर्मल बेसिस पे बंद किया जाता है। एक्सेप्शनल केस आ गया कि अगर एसेट लेकर वो सेटलमेंट किया है तो बात अलग है, लेकिन नॉर्मल बेसिस पे बैंक अकाउंट से बंद किया जाता है सर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये पर्टिकुलर्स, यहाँ A, यहाँ B, यहाँ पर्टिकुलर्स, यहाँ A और ये आपने कर दिया। अब सबसे पहला काम करेंगे, पार्टनर के कैपिटल का बैलेंस जो कि लायबिलिटी साइड पर आपको मिला हुआ है, आप उस बैलेंस को लिख देंगे बाई बैलेंस BD करके। इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, नॉर्मल बैलेंस ट्रांसफर करना है। अगला काम, अब देखिए बहुत बारीकी से बात समझिएगा, बहुत बारीकी से बात समझिएगा। अगर किसी पार्टनर ने कोई असेट टेक ओवर किया है तो उसका कैपिटल घटेगा कि बढ़ेगा? सोचिए आप एक बात। अगर किसी पार्टनर ने कोई असेट टेक ओवर कर लिया, जैसे आपने पिछले वाली रिलेशन अकाउंट में देखा था कि पार्टनर जो है कभी कभी कोई असेट टेक ओवर कर लेता, ले लेता है, बेचने नहीं देता, बोलता मुझे ही दे दो,
तो उससे उसका कैपिटल घटेगा कि बढ़ेगा? ऑब्वियस सी बात है सर, उसका कैपिटल घटेगा, कोई घटेगा, फर्म के एसेट को ले रहा है तो कैपिटल घटेगा। तो आप उस केस में यहाँ लिखेंगे टू रियलाइजेशन, और जिस पार्टनर ने भी उस एसेट को लिया होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ असेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर। जब पार्टनर कोई असेट ले जाता है तो आप उसको पार्टनर्स कैपिटल लगाओगे डेबिट साइड में। ऐसे नहीं सीख पा रहे हैं तो ऐसे सीखिए। आपने यहाँ पर उस पार्टनर कैपिटल क्रेडिट साइड में लिखा था, जब पार्टनर कैपिटल बनाओगे तो क्रॉस फॉर्म में आएगा, वो क्रॉस फॉर्म में आएगा और पार्टनर कैपिटल के डेबिट साइड में चला जाएगा। रिलेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखे थे पाई पार्टनर कैपिटल, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखोगे टू रिलेशन, क्योंकि क्रॉस फॉर्म में अकाउंट चलता है। अकाउंट जो चीज़ें क्रेडिट हुई हैं वो तो दूसरे अकाउंट में डेबिट होंगी। तो भाई रिलेशन अकाउंट में पार्टनर कैपिटल क्रेडिट हुआ है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में रिलेशन अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। ऐसे सीख लीजिए। इस तरह लायबिलिटी का पेमेंट फर्म के यहाँ पे पार्टनर कर दिया होगा तो कहाँ लिखा जाएगा? वो तो रिलेशन अकाउंट पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा लायबिलिटी पेड बाय पार्टनर। अगर लायबिलिटी का पेमेंट पार्टनर ने किया है फर्म के बिहाफ पर तो पार्टनर कैपिटल क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। फर्म कंपनसेट करेगी पार्टनर को कि लो भाई तुमने मेरे बिहाफ पे ले लिया, पर लायबिलिटी का पेमेंट किया, लो तुम इतना पैसा रखो, लो तुम इतना पैसा रखो सर। ये चीज़ें थी आपकी। आया समझ में सर? बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ गया सर। अंत में प्रॉफिट या लॉस ऑन रिलेशन जो होगा, अगर प्रॉफिट होगा तो बाय रिलेशन लिखा जाएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। लॉस होगा रिलेशन पे तो टू रिलेशन लिखा जाएगा, लॉस बढ़ जाएगा। अंत में आप ये पाएंगे, जैसे मान लीजिए हमारे पास प्रॉफिट ही आता है तो बाय रियलाइजेशन करके वो प्रॉफिट को बांट दीजिए। इसके अलावा रिजर्व फंड, पीएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस इधर लिखा जाएगा, पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये सब एक्यूमुलेटेड लॉसेस होते हैं, वो आपके पार्टनर कैपिटल के डेबिट साइड में होंगे, पार्टनर्स के बीच में बढ़ जाएंगे। ये प्रॉफिट ऑन रिलेशन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ जाएगा। अंत में सबसे आखिरी में अगर आप काम देखेंगे सबसे आखिरी में, तो आप इस अकाउंट को बंद करेंगे किस अकाउंट की हेल्प से? बैंक अकाउंट से। क्रेडिट साइड मान लीजिए बड़ा है पार्टनर्स का, डेबिट साइड छोटा है, तो टू बैंक अकाउंट लिखकर बैलेंसिंग फिगर डाल देंगे, बैलेंसिंग फिगर डाल देंगे और आपका अकाउंट का टोटल लगा लेंगे। आपके अकाउंट क्या करेंगे सर? टोटल लगा देंगे। क्रेडिट साइड जोड़ेंगे, डेबिट से घटाएंगे, टू बैंक अकाउंट करके आप उस बैलेंसिंग फिगर को लिख देंगे। अगर सर डेबिट बड़ा होगा क्रेडिट छोटा होगा, सर डेबिट बड़ा होगा क्रेडिट छोटा होगा तो बाई बैंक आ जाएगा, बाई बैंक आ जाएगा आपका। एंट्री देखिए, इसकी एंट्री ऑलरेडी मैंने पिछले वाले रिलेशन अकाउंट में बता दिया, ये बता दिया प्रॉफिट बांटना, और असेट ले आता है इसकी एंट्री बता दिया मैं। हाँ, जो बैंक अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर का बैंक अकाउंट आपने दिखाया है उसकी एंट्री कोई पूछे तो उसकी एंट्री तो बड़ी आसान है सर। उसकी अब देखिए यहाँ इसका मतलब क्या है, टू बैंक का मतलब क्या पता है? टू बैंक का मतलब है पार्टनर का कैपिटल फर्म में ज्यादा है, अब उसको पेमेंट फर्म जो है उस पार्टनर को उसके कैपिटल का पेमेंट करेगी, तो कैपिटल का पेमेंट करेगी तो एंट्री पास करना पड़ेगा हमें। तो टू बैंक का मतलब कैपिटल ज़्यादा है पार्टनर का फर्म में, कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट है तो अब कैपिटल फर्म से वो लेकर जाएगा। अगर बाई बैंक आ गया मतलब कैपिटल की डिफिशियंसी है, वो और पैसा फर्म में लेके आएगा क्योंकि उसकी कैपिटल नेगेटिव में चल रही है, तो अब वो पैसा लाकर फर्म में अपनी लायबिलिटी पूरा करेगा। इसीलिए टू बैंक है तो एंट्री होगा पार्टनर कैपिटल डेबिट, पार्टनर कैपिटल डेबिट टू बैंक करेंगे। और अगर बाई बैंक आया होता, बैलेंसिंग फिगर इस साइड आया होता बाई बैंक करके, तो आप लिखे होते बैंक डेबिट टू पार्टनर कैपिटल, बैंक डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये आपकी होते सर। ठीक बात, बहुत बढ़िया सर। आपने पार्टनर कैपिटल भी हम लोग को एंट्री के साथ बता दिया। अब आइए आखिरी अकाउंट को हम सीखते हैं। आखिरी अकाउंट जैसे देखिए सारी बातें देखिए बताई गई हैं, क्या क्या उसको दी जाएंगी क्या क्या नहीं दी जाएंगी। अंत में आप बैंक अकाउंट बनाएंगे। देखिए मैं बैंक अकाउंट छोटा सा यहाँ बना लेता हूँ। बैंक अकाउंट की एंट्री आप क्यों नहीं पास करेंगे? क्योंकि ऑलरेडी बैंक से रिलेटेड एंट्री था वो पास कर चुके हैं, रिलेशन अकाउंट में भी एंट्री पास कर चुके हैं, पार्टनर लोन में भी एंट्री पास कर चुके हैं बैंक की, और आपके पार्टनर कैपिटल में भी पास कर चुके हैं। तो बैंक अकाउंट में एंट्री आपको नहीं पास करना, बस पोस्टिंग देख लीजिए कहाँ कहाँ पोस्टिंग करेंगे। ये बैंक या कैश अकाउंट है, डेबिट इधर होता है क्रेडिट इधर होता है भाई आपका। डेबिट नॉर्मली बैंक का बैलेंस या कैश का बैलेंस डेबिट देखा जाता है, तो आप इसका बैलेंस टू बैलेंस बीडी लिखेंगे। अगर कैश अकाउंट है तो इसका बैलेंस हमेशा डेबिट साइड में होगा। हाँ, अगर बैंक का बैलेंस है तो ओवरड्राफ्ट हो सकता है, अगर ओवरड्राफ्ट होगा तो बाई बैलेंस बीडी लिखेंगे। डेबिट साइड में जितने भी कैश में रिसिप्ट्स आपको मिले होंगे, जैसे असेट्स बेच के पैसा मिला होगा तो बाई, इसे आप देखिए
आप अगर रिलेशन अकाउंट देखोगे तो आप यहाँ लिखे हो बाई बैंक, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब असेट बेच के पैसा मिला है। यहाँ लिखे हो टू बैंक, इसका मतलब लायबिलिटी का पेमेंट किए हो, फर्म ने पे किया है। तो अगर फर्म को थर्ड पार्टी से पैसा मिला होगा तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में, फर्म को ने लायबिलिटी का पेमेंट किया होगा तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे आप। तो वही चीज़ मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको। तो टू रिलेशन लिखेंगे, ये सेल ऑफ असेट्स है, ये असेट्स को बेचकर पैसा मिला है। इसके अलावा अगर बाई रिलेशन आप लिख रहे हो, इसका मतलब पेमेंट ऑफ लायबिलिटी या पेड लायबिलिटी, लायबिलिटी का पेमेंट आपने किया। इसके अलावा बाई पार्टनर लोन, पार्टनर के लोन का पेमेंट किया है। उसके अलावा बाई पार्टनर कैपिटल, जो भी अभी आपने टू बैंक लिखा था ना, देखिए पार्टनर कैपिटल में आपने टू बैंक लिखा था, ये देखिए आपने पार्टनर टू बैंक लिखा हुआ था यहाँ पे। तो पार्टनर कैपिटल का पेमेंट अगर आप करेंगे तो बैंक अकाउंट में बाई साइड में लिखेंगे बाई पार्टनर कैपिटल, और अगर बाई बैंक आया है तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू पार्टनर कैपिटल। अंत में आप देखेंगे कि आपका ये जो अकाउंट है वो क्या होगा, वो आपका मैच कर जाएगा। अंत में ये चारों, ये बैंक अकाउंट जो है वो मैच कर जाएगा और ये पाएंगे कि आपका बैंक, सॉरी ये जो डिसोल्यूशन का क्वेश्चन है या डिसोल्यूशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है और आपने सारे अकाउंट को जो है उसको सेटल कर दिया है, सारे अकाउंट का जो है वो सेटलमेंट आपने कर दिया है, सारे अकाउंट का आपने सेटलमेंट कर दिया है। ये कहानी आपकी पूरी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल बेस पर थी। एक टॉपिक और ये देखिए अनरिकॉर्डेड असेट्स और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप सीख लीजिए। अगर कोई अनरिकॉर्डेड असेट्स है, आपने डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के वक्त ये पाया कि कोई ऐसे असेट्स हैं जिनको अब तक रिकॉर्ड नहीं किया गया लेकिन आप उसको बेच रहे हो, आप तो क्या कर रहे हो सर, बेच रहे हो। अगर आप उसको बेच रहे हो तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाओगे बाई बैंक करके या बाई पार्टनर कैपिटल करके, और ब्रैकेट में उस अनरिकॉर्डेड असेट्स को का नाम लिखोगे। समझिएगा, ऐसे कोई टाइप राइटर है, आपने आज तक उसको रिकॉर्ड नहीं किया लेकिन उसको बेचा जा रहा है 200 रुपये में, तो बाई बैंक ब्रैकेट में अनरिकॉर्डेड टाइप राइटर 200 रुपये ऐसे लिखेंगे। तो अनरिकॉर्डेड असेट लायबिलिटी को आप रिकॉर्ड तो नहीं करेंगे, हाँ उसको बेचने पर या लायबिलिटी का पेमेंट करने पर आपको उसको रिलेशन अकाउंट में क्या करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। पार्टनर ले जाता है उस अनरिकॉर्डेड असेट को तो बाई पार्टनर कैपिटल लिखेंगे, और अगर पार्टनर उस अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का पेमेंट करता है तो टू पार्टनर्स कैपिटल करके उस अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे सर। ये पूरी कहानी थी आपकी किसकी, ये आपकी कहानी थी रिलेशन अकाउंट, पार्टनर लोन, पार्टनर कैपिटल और बैंक अकाउंट। चारों अकाउंट को हमने विधिवत पढ़ लिया है। अब मुझे आपको जो है वो एक डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मैं एक और सेशन लूँगा, उस सेशन में मैं रिलेशन एक्सपेंसेस और केसेस के बारे में बताऊँगा। रिलेशन एक्सपेंसेस के एंट्रीज और केसेस के बारे में बात करेंगे। उसके साथ साथ गार्नर वर्सेस मरे रूल, एक बहुत फेमस रूल है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। 3 पार्टनर हुआ करते थे, गार्नर, मरे और विल्किंस, उनकी कहानी के बारे में पढ़ेंगे। और गार्नर वर्सेस मरे रूल में कौन सा न्यायालय ने, न्यायाधीश ने, उस समय जो न्यायाधीश थे जस्टिस जोयस उनका नाम था, उन्होंने क्या नाम है जजमेंट दिया था, और उस जजमेंट को हम आज भी फॉलो करते हैं कि अगर कोई एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो कैसे सॉल्वेंट पार्टनर उस इनसॉल्वेंट पार्टनर के कैपिटल की डिफिशियंसी को पूरा करने के लिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करके वो अकाउंट सेटलमेंट करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के वक्त। उस चीज़ को हम लोग मिली अगले क्लास के सेशन में, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के सेशन में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग का। आप लोग को सेशन अच्छा लगा तो सेशन बिल्कुल सर लाइक कीजिएगा, और वापस में जब भी हम सेशन शुरू करेंगे एक अच्छे टॉपिक के साथ शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।